हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक अगेन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है द गुप्ता एम्पायर। जी हाँ, अभी तक के हम लोगों ने मौर्य एम्पायर पढ़ा हुआ था और मौर्यन एम्पायर जो है वो हमारा बिगेस्ट। तो मौर्यन एम्पायर जो हमने पढ़ा था कि वो सबसे बड़ा एम्पायर था इस टाइम में का, या कोई सिविलाइजेशन के ऊपर बात करें तो सबसे बड़े थे, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट था। ओके, तो अब तक की सबसे बड़ा एम्पायर कौन सा था? मौर्यन एम्पायर। इसके बाद में अब आता है आपके पास में कुषाण, देन सातवाहन, और फिर कुषाण वंश के बाद में शुरू होता है हमारा गुप्ता एम्पायर। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, चैप्टर होने वाला है, इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे रिलेटेड टू गुप्ता एम्पायर, कि गुप्ता एम्पायर किसने खड़ा किया था, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। आफ्टर इट हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आर यू गाइज रेडी? फर्स्टली हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी, इट्स ओरिजिन एंड रूल। देन इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है इस डायनेस्टी के, एंड देन अचीवमेंट ऑफ द गुप्ता रूरल्स, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इकोनॉमिकल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड या द पीरियड। ओके, हमें पता है कि हमने सबसे पहले मौर्यन एम्पायर पढ़ा था, और जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म होने के लिए आता है, देन हमने सातवाहन, कुषाण, ये सारे जो इम्पोर्टेंट वाले, मतलब इम्पोर्टेंट उसमें यही था, चोल, चेल, पांड्या, ये तो था ही था, लेकिन अगर आप उसमें इम्पोर्टेंटली देखने जाए तो हमने दो, मतलब जो एम्पायर है उसके बारे में पढ़ा था, ये दो पावर्स है उसके बारे में पढ़ा था। और वो दो पावर्स कौन सी थी? एक तो कुषाण थी एंड सेकेंड वन इज सातवाहन वंश, राइट। तो इन दोनों एम्पायर के बाद में, मतलब ये थर्ड जो सेंचुरी होती है, ठीक है, तो मतलब थर्ड सेंचुरी के मिडिल में ये क्या होता है, खत्म हो जाता है, और उसके बाद में हमारा शुरू होगा गुप्ता एम्पायर। तो सातवाहन वंश हो गया, सातवाहन के बाद कुषाण हो गया। तो जैसे ही कुषाण वंश जो आता है, ये कुषाण रूरल जो होते हैं वो अपने एंड पे आ जाते हैं, तब शुरू होता है किसका एम्पायर? गुप्तास का एम्पायर शुरू होता है। और आफ्टर द मौर्यन एम्पायर इट वाज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द एंशिएंट इंडिया, राइट। उस टाइम का जो एंशिएंट इंडिया था, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा पावरफुल एम्पायर था वो था हमारा मौर्यन एम्पायर, एंड सेकंड जो है मोस्ट पावरफुल एम्पायर वो हमारा गुप्ता एम्पायर होने वाला है। तो गुप्ता एम्पायर की स्पेशलिटी क्या होती है? क्योंकि भाई मौर्यन भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो मौर्यन ने क्या किया था कि इनके पास में पूरी यूनाइटी नहीं थी, ठीक है, वो यूनाइटेड नहीं थे। इन्होंने पूरा जो नॉर्थन स्पेस है, नॉर्थन वाला जो इंडिया है, इसके ऊपर अपना कब्जा तो कर लिया था, अपना हक जमा लिया था, बट वो उन्हें पॉलिटिकल यूनाइटेड नहीं कर पाए थे। और ये जो पॉलिटिकल यूनिटी लाने का काम था वो किसने किया? गुप्ता एम्पायर जो है उसने बहुत अच्छे से करता है। तो इसीलिए गुप्ता एम्पायर की यहाँ पे थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, स्पेशलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर? अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि भैया मौर्यन एम्पायर के बारे में तो जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने बुद्धिज्म से ले ली थी, इंडिका से ले ली थी, हमने अर्थशास्त्र से ली हुई थी, ठीक है। अब हम गुप्ता एम्पायर जो है उसके बारे में कहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करने वाले हैं? तो भाई जिस तरीके से हर एक जो एम्पायर होता है, या किसी भी कोई भी हिस्ट्री का कोई भी पार्ट हो, तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दो टाइप से लेते हैं, टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो लिटरेचर होता है, दूसरा एक उसका पॉइंट होता है आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। आप दो तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी गुप्ता एम्पायर में भी ऐसा ही है कि इसने हमें लिटरेचर के थ्रू तो दिया ही दिया, और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें मिलते ही गई। तो अगर हम लिटरेचर में बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है यहाँ की प्रशस्तीज, ठीक है। अब प्रशस्तीज क्या है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। देखो, प्रशस्ति जो होता है एक इंक्रिप्शन जो होते हैं उसी का एक टाइप होता है, राइट। अब प्रशस्ति में क्या लिखा होता है कि यहाँ पर मोस्टली अभी तक के हमने जितने इंक्रिप्शंस देखे हुए थे, तो वहां पर क्या है कि किसी के भी बारे में उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिटर्न फॉर्म में है। लेकिन प्रशस्ति में ये होता है कि यहाँ पर प्रेजेस होते हैं, जो कि स्पेशली वहाँ के जो रूरल्स हुआ करते थे, जो कि जो भी वहाँ का किंगडम है, तो उस स्पेशली पर्टिकुलर किंग के बारे में बहुत सारी तारीफों के जो पुल होते हैं, कविताएं होती है, तो वो it is called prashastis, right. Prashasti is a special kind of inscriptions. Prashasti means in प्रेज ऑफ इन संस्कृत, संस्कृत में बहुत सारी, क्योंकि उस टाइम में संस्कृत ज्यादा चलती थी। सबसे पहले तो ये पी है, और उसके बाद में यहाँ पर भी एक पी है, नॉट प्रशस्ति, इट्स प्रशस्ति, ओके। तो ये जो है संस्कृत में है, और जो प्रशस्तीज हुआ करती थी वो वहाँ के पोएट जो है वो लिखा करते थे, और वो क्या मतलब उसमें इंपॉर्टेंट होता था, एक तो वो प्रेज कर रहे हैं और ग्लोरीफाइंग द स्पेशल क्वालिटी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग, कि जितने भी वहाँ के किंग्स हैं उस टाइम के, तो उसके बारे में उसने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो हाँ, आप
यहाँ पर एक चीज ले सकते हो, क्योंकि भाई वो उसके एम्पायर में, पोएट जो है उसके अंडर में रह रहा है, उसके एम्पायर में रह रहा है, तो उसे उसकी तारीफें तो करनी ही करनी होंगी, तो इसलिए उसने उसकी प्रेजिंग की है, उसको ग्लोरीफाइंग किया है, तो सिर्फ उसकी स्पेशल क्वालिटीज के ऊपर ही काम करते हैं और कुछ प्रेजेस होते हैं, लाइक ठीक है, पोएम टाइप की चीजें होती है ये। तो वहां के जितने भी किंग्स हुआ करते थे तो उनके ऊपर ये चीजें उनके ऊपर लिखा करते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे इंक्रिप्शंस तो हो गया, लेकिन उसके साथ में हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप इलाहाबाद का देखें, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, जिसको क्या कहा गया है, प्रयाग। अब प्रयाग क्यों कहा है, प्रयाग प्रशस्ति, उसे प्रयाग प्रशस्ति इसलिए कहा गया है जो इलाहाबाद में है, क्योंकि इलाहाबाद का ओल्डर नेम जो है वो था प्रयागराज, राइट, जो कि अब वापस से हो चुका है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट है ना कि भाई इलाहाबाद को वापस से प्रयागराज क्यों किया गया है, वापस से नहीं, क्योंकि प्रयागराज ही था वो, ठीक है। अब हमने उसको उसका एक्चुअल नेम दे दिया है। तो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है वो सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इस बात का, आप इमेज में देख सकते हो। और ये जो प्रशस्ति है वो किसके बारे में है, वो समुद्रगुप्त के बारे में है, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है गुप्ता डेंसिटी का सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा क्या कहा जाता है ना, जिसने बहुत ज्यादा काम वाम करवाए हैं, बहुत मतलब लाइकली किंग जो रहा है, तो वो थे समुद्रगुप्त, और जिसके बारे में ही यह प्रशस्ति जो है वो है। One very important source in Allahabad pillar inscription which praises military achievement of Samudragupta, the most powerful warrior king of the Gupta डायनेस्टी। ओके, द इलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन कंपोज्ड बाय हरिसेन, जो कि हरिसेन ने लिखा हुआ था। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, जो कि इनके ही मतलब उनका जो कोर्ट है, जो उनकी सभा हुआ करती थी, उसी का एक पोएट हुआ करता है। और मैंने आपको ये रीजन पहले बता दिया, अगर उनके पास में उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी है तो वो उस नेगेटिव पॉइंट को लिख ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई वो उनके कोर्ट का हिस्सा है, उन्हीं के जो एम्पायर है पूरा उसी का एक पार्ट है, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। तो इनका सबसे मेन मुद्दा हुआ करता था, तो इनके बारे में जितने भी इन्होंने अचीवमेंट्स लिए हुए हैं, जितने अच्छे अच्छे काम किए, तो ये उन्हीं को प्रेज किया करते थे, ठीक है, क्योंकि उसी डायनेस्टी में इन्हें भी रहना हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो प्रयागराज वाली जो इंक्रिप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति जो है, तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी मिलिट्री अचीवमेंट्स है समुद्रगुप्त के, उन सारी चीजों को डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर प्रशस्ति गिव्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूरल ही डिफीटेड विथ देयर नेम्स एंड टेरिटरीज की, जो जितनी भी प्रशस्ति जिनने लिखी हुई है, तो वो वहाँ के जो भी रूरल्स है उन सब के बारे में बात भी किया करते थे। अगर आप लिटरली जो सोर्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं गुप्ता पीरियड में, तो यहाँ पर इस टाइम में बहुत ही फेमस राइटर्स जो है वो भी हुआ करते, जैसे कालिदास हो गया, भाष्य हो गए, फायहान जो है, तो ये सारे फॉरेनर जो मतलब फायहान जो है वो फॉरेनर था एक, ठीक है, फॉरेनर ट्रेवलर्स थे, तो इन्होंने भी अपने खुद के जो अकाउंट्स लिखे हैं, तो यहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। कालिदास का अगर कोई आपके उस पास में कोई लिटरेचर सोर्सेज है, उसने जो बुक्स लिखी हुई है, तो वहां से भी हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिलेंगी। भास ने जो लिखे हुए हैं उसके बारे में भी मिलेंगी, और कालिदास भास के बारे में डिटेल से आप अपने हिंदी बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, वहां पे भी डिटेल से सारी चीजें जो है वो दी गई है, ठीक है। अभी हम किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर लिटरेचर में चीजें दी हुई थी, इवन यहाँ के जो आर्कियोलॉजिकल था, जो आर्किटेक्चर था, तो वहां से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिलती है, क्योंकि वहां पे मतलब हमें पता है कि जो भी पहले आर्किटेक्चर हुआ करता था, तो वो वहाँ की जो भी स्पेशलिटीज है उसको वहां पर ड्रॉ किया जाता है, राइट। मतलब कुछ जगह क्या आप भीमबेटका अगर मैं देख लो तो आपको वहाँ पर चित्र मतलब जो पेंटिंग्स है, अजंता की पेंटिंग्स है, तो ये सारी चीजें आपको शो करती है वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है। तो सिमिलरली वहाँ का जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, तो ये भी उस चीज के बारे में आपको शो करती है, इंडिकेट करती है। अगर हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है वहाँ के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब है कि हमने वहाँ के नोट्स तो देखे ही देखे हैं, और साथ ही साथ हम वहाँ की जो एंशिएंट जो बिल्डिंग्स है वो देखते हैं, तो वहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके बाद में एक और हमारे पास सोर्सेज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ना एक बड़े अमाउंट में यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स जो है वो भी प्रोड्यूस की गई थी बाय गुप्ताज, ठीक है। तो उन गोल्ड कॉइन्स पे भी हमने लास्ट कुछ प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि जो भी मतलब कॉइन रिलीज करते हैं, ठीक है, कोई भी किंगडम है वहां का, अगर कोई है रूरल है, वो अगर कोई कॉइन जो है वो पब्लिश करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो उसके ऊपर अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ता है, ठीक है। वो जो भी उसको सबसे ज्यादा प्यारा हो तो उस चीज को वहां पुट करता है,
ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है तो वो जो भी उनके गॉडेस होंगे तो उनकी पिक्चर्स जो है वो उसके ऊपर छपाता है। अगर उसके राजा रानी है, मतलब जो भी है XYZ, तो वहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा उस टाइम में अगर ये भगवान है तो उस टाइम में ये भगवान की पूजा होती थी। कोई रानी है, कोई राजा है, तो उसका मतलब उस टाइम में ये रानी ये राजा चलते थे। तो ये चीजें भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। और फिर अजंता जो पेंटिंग्स है वो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती ही देती है। वी ऑल्सो नो अबाउट द गुप्ताज फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस अजंता पेंटिंग एंड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गुप्ताज। ओके, फिर अब हम आते हैं हमारे गुप्ता एम्पायर के सबसे फर्स्ट नंबर पे, जो कि हम सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो यहाँ पर ये ना समझे कि यहाँ पर जो गुप्ता एम्पायर है जो बनाते हैं तो उसके यही होंगे। सस्पेंस में आपका धीरे धीरे जो है वो क्लियर करते चलूंगी। हाँ जी, तो बात तब की है जब टाइम था 240 एडी का। करेक्ट, 240 एडी के टाइम में क्या होता है कि जो श्रीगुप्त होता है, श्रीगुप्त कौन है? तो भाई श्रीगुप्त वो है जो कि गुप्त एम्पायर के, जो गुप्ताज एम्पायर है उसके फाउंडर है। ठीक है, फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो वो है श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त क्या करते हैं कि उन्होंने जो गुप्ता एम्पायर है वो तो बनाया, लेकिन इसके बाद में एडी तक के जो है इनका मतलब साम्राज्य रहता है, ये यहाँ पर काम करते हैं। फिर इसके बाद में इनके बेटे आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब मैं इसे फर्स्ट सेकंड क्यों कह रही हूँ, तो इसका जो है रीजन वो आपको आगे चल के पता चलेगा, इसलिए हमने इन्हें भी फर्स्ट कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें हर एक जो भी किंग्स आ रहे हैं, जो रूलर्स आ रहे हैं, तो हो कि वो कब से कर रहे थे। करेक्ट, तो सबसे पहले श्रीगुप्त के बारे में पता चल गया कि 240 एडी से 280 एडी तक के जो है वो श्रीगुप्त काम कर रहे होते हैं। राइट, अब 240 एडी से 280 एडी तक के श्रीगुप्त फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर जो है वो थे। अब इनके जाने के बाद में क्यों भाई एक उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, तो वो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब आप यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाउट होता है, इवन मुझे भी ये डाउट था कि हम आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर। राइट, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन एम्पायर में जिन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य फैलाया था, और किसके साथ में, अपने गुरु जो है चाणक्य उसके साथ में। तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, और चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, जो बोथ आर डिफरेंट। ओके, बोथ नहीं, तीन लोगों को लेना होगा हमें। तो यहाँ पर इस चीज को आप हटाएंगे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी जो पहचान होती है वो किस तरीके से मैं बता दूं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो है मौर्य साम्राज्य से। ठीक है, तो मौर्यन के ऊपर बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं। चंद्रगुप्त के बाद में फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, इट मीन वो बिलोंग करते हैं गुप्ताज एम्पायर से। ठीक है, जो गुप्त एम्पायर है तो वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो खिचड़ी है वो नहीं पकानी है। मैंने आपको अच्छे से वो चीजें जो है, जो डाउटेड है कि यहाँ पे डाउट क्रिएट हो सकते हैं, तो वो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम के ऊपर। ठीक है, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो फाउंडर देख लिया था हमने, श्रीगुप्त जो है वो फाउंडर थे, और उन्होंने कब तक रूल किया, 240 एडी से 280 एडी तक के वो यहाँ पर रूल करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि 320 से 335 एडी तक के जो है अपने डायनेस्टी को चलाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट काम कर देते हैं कि ये इसको और ज्यादा पावरफुल करते हैं। लास्ट में हमने एक बात पढ़ी हुई थी कि जितना सातवाहन जो एम्पायर था, जो पावर था, या साक्य कुषाण थे या मौर्यन थे, तो इन सबके टाइम में जो है पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो बनी ही नहीं थी। तो जो पॉलिटिकल यूनाइटेड करना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम से शुरू होता है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से अपनी जो कैपिटल है वो वहां से शिफ्ट कर लेते हैं, कहाँ पर, पाटलिपुत्र। ही मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल। और फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इनका जो किंगडम है वो उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इन्होंने मगध से इसको प्रयागराज पहुंचा दिया, इलाहाबाद चले गए, ये अयोध्या भी उसके उनके अंडर में आ गया। ठीक है, साकेता और द रीजन ऑफ अयोध्या वाज आल्सो अंडर हिज कंट्रोल। तो बहुत सारे इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजों को अपने अंडर में लेना शुरू किया। मतलब इन्होंने अपने जो एम्पायर था उसको ज्यादा एक्सटेंड करना जो है वो शुरू कर दिया। तो ये मगध से इधर प्रयागराज तक के चले गए, और प्रयागराज बोले तो आज का जो प्रयागराज है वही उसी को। ठीक है, एंशिएंट इरा में 320 इरा में जो है वो भी क्या था, प्रयागराज ही था। बट जैसे ही अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मुगल एम्पायर में, तो मुगल एम्पायर में आपको कहीं पर भी प्रयागराज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब हम पढ़ना शुरू कर देंगे कि प्रयागराज जो है वो शिफ्ट हो चुका था किसके ऊपर, इलाहाबाद के ऊपर। लेकिन अभी हमारे पास इलाहाबाद जो है वो प्रयागराज ही है। ठीक है,
देन क्या था कि इन्होंने क्या किया कि इनके अंडर में सारे जो पॉलिटिकल कंट्रोल्स थे वो सारे साथ में उनने बिहार से जो है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकल पोजीशन जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग कराई, और उनके लिए जो पॉलिटिकल पोजीशन थी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया, और वो ये था कि वो सिर्फ वॉर के थ्रू अपने एरियाज को एक्सटेंड नहीं कर रहे थे। वो किसके थ्रू कर रहे थे, वो क्या करते थे, वो मतलब जो मैरिंग रिलेशंस होते हैं, मतलब एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में शादी के रिलेशन जो है वो क्रिएट कर दिए कि मेरे बेटे से उसकी शादी करा दी, या उसकी राजकुमारी से मैंने शादी कर ली। तो इस टाइप के रिलेशन जो है उस टाइम में चलते थे। तो जो दहेज है ना उस टाइम में भी बहुत था, तो गिफ्ट में पूरे के पूरे राज्य जो है वो दे दिया जाते थे। ठीक है, तो जो गुप्ताज एम्पायर है तो इसमें चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है उनकी लिच्छवी फैमिली जो है, याद रखना है लिच्छवी फैमिली, और ये वही लिच्छवी फैमिली है जिसके रिलेशन महावीर स्वामी से रह चुके हैं। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो यहाँ पर इनसे इनकी जो है वो शादी हो जाती है। तो इस तरीके से वो अपने जो मतलब पॉलिटिकल पोजीशंस है वो इस तरीके से भी अपने वो बिल्डअप करते हुए चलते हैं। अब ये तो हो गई हमारी बात किसके ऊपर, विक्रमादित्य फर्स्ट के ऊपर। लेकिन अब उसके बाद में आता है समुद्रगुप्त। भाई अब समुद्रगुप्त कौन है, जिस तरीके से श्रीगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसी तरीके से अब आते हैं इनके बेटे समुद्रगुप्त। ठीक है, मतलब उनके जो उत्तराधिकारी है ना तो वो समुद्रगुप्त है। अब आपको सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, तो जब भी आप अपने नोट्स क्रिएट करेंगे तो वहां पर आप इस तरीके का एक टेबल बना लेंगे। जैसे फर्स्ट आपने लिखा है यहाँ पर श्रीगुप्त, ठीक है, यहाँ पर आप एडी लगा दें कि उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो ये है 240 टू 280 एडी तक के जो है ये इतना काम करते हैं। इसके बाद में आएंगे हमारे पास में कौन, चंद्रगुप्त सेकेंड, सॉरी क्योंकि विक्रमादित्य अब नेक्स्ट आने वाले हैं, सॉरी सॉरी। तो ये आपके पास में चंद्रगुप्त हो गए। ठीक है, फर्स्ट हो गए। तो ये आपके पास में कब से कब तक के काम करते हैं, 320 एडी से 330 एडी, सॉरी 335 एडी तक के। देन अब हमारे पास में आते हैं कौन, समुद्रगुप्त। एक सेकेंड भाई, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ तो घोटाला, हाँ 320 एडी, राइट। देन हमारे पास में आप कौन आ रहा है, समुद्रगुप्त आ रहा है। तो समुद्रगुप्त जो है वो कब से कब तक के काम करेंगे, तो वो काम 35 टू 380 एडी के बीच में। अब ये समुद्रगुप्त वही है जिसके बारे में मैंने अभी आपको प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर बात की थी। ठीक है, जिसे लिखा था हरिसेन ने। तो अब ये वही है, मतलब अगर समुद्रगुप्त के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे प्रयाग प्रशस्ति पे, जो कि किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। और किसके मिलिट्री पावर्स को लिखने के लिए या मिलिट्री अचीवमेंट्स को लिखने के लिए बनाया था, या उस चीज को इन फ्यूचर याद रखा जाए तो वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जितने भी मिलिट्री अचीवमेंट्स होते हैं तो वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट हुआ। उसके लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हुए कि भाई प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखता है, वो लिखते हैं कौन, हरिसेन। किसके लिए लिखते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में। और वहां पर क्या है, तो समुद्रगुप्त के जितने भी मिलिट्री अचीवमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर मिलती है। अब समुद्रगुप्त भाई वो थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का पर्सन था। ठीक है, द गुप्ता किंगडम वॉज एक्सटेंडेड बाय चंद्रगुप्त सन एंड सक्सेसर्स समुद्रगुप्त इन 335 एडी टू 380 एडी के बीच में। अब इसके कोर्ट में जो पोएट होता है कौन, हरिसेन, तो उसने लिखा था, मतलब रॉट अ ग्लोइंग अकाउंट ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट, जो कि आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अशोका पिलर है। ठीक है, इलाहाबाद में आपको देखने को मिलेगा, अशोका पिलर इज नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जो अशोका पिलर है उसी को आप किसके तौर पे जानते हो, प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर। और प्रयाग जो है वो किसका एंशिएंट नेम है, इलाहाबाद का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब समुद्रगुप्त जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए थे जिसके बिहाफ में हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको इम्पोर्टेंट जो रूलर है या क्या कहना चाहिए, एक सक्सेसफुल रूलर जो है वो बोल सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, उसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था बहुत ज्यादा, राइट। तो वो एक्सटेंड जब कर रहा था तो उससे वो जानता हो कि भाई वो इतने सभी को रूल कर सकता है, इतना पूरा जो एम्पायर है वो कर सकता है। लेकिन समुद्रगुप्त ने यहाँ पर एक बैन कर दिया, मतलब उसने क्या किया कि जितना उसके पास में एम्पायर है उसने उसी के ऊपर फोकस रखा, मतलब जितनी केयर करनी है, जो लालन पोषण है, तो भाई उनने सोचा कि मैं इतनी ही पब्लिक का करूँ, क्योंकि अगर मैंने अपना एम्पायर और एक्सटेंड करता हूँ तो मैं उन सब लोगों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जो टैकल करना होता है तो इतने सबके ऊपर प्रशासन वो कर नहीं सकता, उसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग नहीं था। तो उसने यहाँ पर ये थोड़ी अकलमंदी बताई, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि बस भाई जो जितने भी स्टेट्स है उसको लेते जाओ, जीतते जाओ, वॉर करते जाओ। तो वो एक्सटेंड करते जा रहे थे, जितने अदर जो रूरल्स है वो उस टाइम ऐसा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये चीज नहीं की, क्योंकि पता था कि मैं इतना बड़ा रूल जो है मतलब रूलर नहीं बन पाऊंगा, उसको नहीं चला पाऊंगा, ठीक है। अब हरि सिंह जो है उनके जो अकाउंट है जिसमें जितने भी किंगडम्स है उसके बारे में लिखा है, तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी मतलब नजर डालने वाले हैं। हरि सिंह अकाउंट डिस्क्राइब हिज विक्ट्री ओवर 5 किंग्स ऑफ किंगडम्स। भाई हरि सिंह के अकाउंट कहते हैं कि जो उसकी उनकी जो विक्ट्रीज थी, जो 5 किंगडम्स है, ठीक है, 5 काइंड्स ऑफ किंगडम्स जो है उनके ऊपर, तो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले तो बात होती है जो गंगा यमुना वैली वाले जो है, या जो आर्यवत वाले हैं, जो प्रेजेंट में अभी दिल्ली और उत्तर प्रदेश है, तो इन्होंने उसको भी अपने अंडर एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के आ गए, ठीक है। उनका जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर इन्हें लेकर के आ गए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया के ऊपर। तो ईस्टर्न इंडिया में भी क्या हुआ, इंक्लूडिंग राइट, मतलब ईस्टर्न इंडिया के ऊपर बात करें तो असम, नेपाल, ठीक है, कोस्टल बंगाल, तो ये सारे जो है इनको भी उन्होंने क्या कर दिया, अपनी लॉर्डशिप में लेकर के आ गए, अपने अंडर में कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, दे वर नॉट मेड अ पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर, उन्होंने उसको गुप्ता एम्पायर का पार्ट नहीं बनाया, क्योंकि हाँ चाहे उन्होंने असम, नेपाल और बंगाल जो है इनको अपने इसमें ले लिया, बट इन्होंने क्या किया, वहां पर उनको अपने अंडर में रखा, ठीक है। मतलब सब सब ऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, पेड थे, और उन्हें एनुअल इनकम जो है वो पेड करनी होती थी, ठीक है। दे वर नॉट मेड अ पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर बट दे बिकम सब ऑर्डिनेट एंड पेड हिम एनुअल ट्रिब्यूट एंड अटेंडेंट इज कोर्ट, ठीक है। मतलब उन्हें एनुअली जो भी टैक्सेस होते थे या जो भी ट्रिब्यूट्स होते थे, जिस भी फॉर्म में आप कहे, ठीक है, आप उसको एज अ गिफ्ट ले सकते हैं, एज अ टैक्स बोल सकते हैं, वट एवर, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको वो जो डेफिनेशन है दे सकते हैं। और साथ ही साथ इन्हें यहाँ पर उनके कोर्ट में अटेंडेंस भी लगानी होती थी, ठीक है। पहले के टाइम में भाई इतना ज्यादा टफ रूरल्स हुआ करते थे, राइट। तो ये तो इनके दो वाले पार हो गए। फिर अगर हम बात करें, अगर आगे चल के जो दक्षिणापथ थे, ठीक है, जो हमने दक्कन वाला जो एरिया है दक्षिणापथ है, तो वहां पर 12 रूरल्स थे, ठीक है, 12 रूरल्स थे वहां पे, राइट। थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है तो बोलने में और दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर भी समुद्रगुप्त ने क्या किया, उन्हें हराया, लेकिन उन्हें क्या किया है, अलाउड, मतलब उन्हें वापस से जो है अगेन, मतलब जो रूल है तो उनको अगेन अलाउड कर दिया कि आप अपना खुद का प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रूल जो भी है, रूल एडमिनिस्ट्रेशन वो चला सकते हैं, ठीक है। उन्हें अपने ना अंडर में रखा और ना ही क्या कहना चाहिए, उनकी पूरी जो अटेंडेंस वगैरह लगानी है, लेकिन हाँ हालांकि उन्हें परमिशन दे दी थी, इट मीन कि वो उनके अंडर में ही रह रहे हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट किंगडम सिचुएटेड इन द विंध्या जो रीजन है, तो वहां के भी जो किंगडम्स थे, जो मतलब उस टाइम में जो फॉरेस्ट के जो किंगडम्स हुआ करते थे ना विंध्यन रीजन में, तो उनको भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। तो वो भी गुप्ता एम्पायर के अंडर में हो चुके थे। फिर उसके बाद में हम बात करें जो कुषाण थे, ठीक है, तो कुषाण जो थे उनके आखिरी आखिरी के, अगर हम अफगानिस्तान के शक के ऊपर बात करें तो है ना, साथ ही साथ श्रीलंका में भी जो है, तो इन्होंने उनको भी इन्होंने अपने अंडर में लिया। और उसके बाद में इन्होंने ऑफर देयर डॉटर फॉर मैरिज, ठीक है, उन्होंने अपनी जो बेटियां थी उस टाइम में, तो क्योंकि हमने बात की ना कि इन्होंने जो, अगर गुप्ता एम्पायर ने बहुत सारे रिलेशन जो है वो मतलब स्टैब्लिश किए, पॉलिटिकल जो पोजिशन है उसको स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या किया, मतलब मैरिज वाले जो संबंध होते हैं तो ये भी किए। तो इनके साथ में क्या हुआ, इनके घर की मतलब बेटियां वहां पे ब्याह दी गई, इस टाइप के होते थे। और इन सारी बातों से एक बात क्लियर है, क्योंकि हरि सिंह ने जिस तरीके से इन्हें डिस्क्राइब किया है अपनी प्रेजेस में, उन्होंने ये जो 5 एरियाज थे वहां पर भी बताया कि कैसे उन्होंने अपनी विनिंग की है, राइट। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि समुद्रगुप्त जो है वो कभी भी हारे नहीं थे किसी से भी, ठीक है। मतलब किसी से भी अभी तक के जितना भी हमने देखा है, तो उसमें हमने देखा कि इतने हर जगह तो वो जीत के ही आए हैं, तो हो सकता है कि वो कभी भी हारे ही ना हो, ठीक है। मतलब अशोका जो पिलर है, जो प्रयाग प्रशस्ति है, वो इसी बात को डिस्क्राइब करती है, या यूं कहे कि जो हरिसेन ने जो उनकी तारीफें की है, तो उसने हम यही कह सकते हैं कि कभी भी समुद्रगुप्त जो है वो हारे ही नहीं है। और इसी वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड एम्बिशियस स्पिरिट, ही इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन को याद रखना, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है, और रीजन भी पूछा जा सकता है कि भाई समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आपके सामने आंसर है कि भाई समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और क्यों। अब समुद्रगुप्त के बाद में बारी आती है चंद्रगुप्त द्वितीय की।
ठीक है, ये चंद्रगुप्त वही है जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, राइट, क्योंकि यही गुप्ता एम्पायर था जहां पर बहुत सारे ऐसे जो अवार्ड्स है, मतलब जो नाम वाली उपाधियां है वो ली जाती थी, ठीक है, महाराज, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है वो ली जाती थी। तो सबसे पहले हमारी जो सीरीज चल रही थी उसी में हम एक चीज क्या ऐड कर देंगे, अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है, और वो ये सेकंड के बारे में। तो ये कहाँ से कहाँ तक के चलते हैं, 380 एडी से 413 एडी तक के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसलिए मैं बार बार आपको टेबल भी बता रही हूँ। सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी श्रीगुप्त से, देन हमारे पास में आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, देन आएंगे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद में हमारे पास में आ रहे हैं चंद्रगुप्त सेकेंड, और जो काम करने वाले हैं 380 एडी टू 413 एडी तक के। चलो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो भाई चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो डायरेक्टली वहां का किंग नहीं बनता या उसके पास में रूरल नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही समुद्रगुप्त जो है वो हटते हैं तो उनके बाद में उनकी जो सत्ता आती है उनके बेटे रामगुप्त के ऊपर, ठीक है, तो रामागुप्त या रामगुप्त जो है इसके ऊपर बात करें तो ये जो है किसके इसमें आ जाता है, शक के अंडर में, ठीक है। अब शक के साथ में इनका युद्ध हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर एंट्री होती है विक्रमादित्य की, ठीक है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, ठीक है, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है सेकंड की एंट्री होती है, और वो क्या करते हैं, जो शख्स है इनको हरा देते हैं। के बाद में फिर यहाँ पर सिंहासन के ऊपर कौन बैठ जाता है, वो कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो यहाँ से मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होता है 380 एडी टू 413 एडी तक के, और इन्हें मिलता है टाइटल विक्रमादित्य का, ठीक है। यही वो इरा होती है जहाँ पर बहुत सारे टाइटल जो है एक दूसरे को मिलते जाते हैं, राइट। तो ये समझ में आया कि जब आप लिस्ट बनाएंगे तो श्रीगुप्त के बाद में कौन डालेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट, राइट, देन आप डालेंगे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद में आप छोटे शॉर्ट टर्म के लिए डालेंगे रामगुप्त, राइट। फिर रामगुप्त के साइड में ही डैश करके आप वहीं से लिखेंगे क्या, चंद्रगुप्त, क्योंकि रामगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त नहीं, उसी के एरा में क्या हुआ था, उन्हीं को हटा करके चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो आ चुके थे, और किसको हरा के आए थे, शक क्षत्रप को, राइट। जो शक क्षत्रप थे उन्हें हटा करके चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, और चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। तो यहाँ पे जो डाउट्स के आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो जो चंद्रगुप्त मौर्य वाला है वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अगर आ रहा है तो आपको वहां पे समझना है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, मौर्यन एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब मौर्यन एम्पायर तो हो गया, फिर उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो जहां पर भी चंद्रगुप्त सिर्फ आ रहा है, ठीक है, सिर्फ चंद्रगुप्त एंड देन फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, इट मीन हम बात कर रहे हैं गुप्ता एम्पायर की, राइट। फिर उसके बाद में हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य वाली बात हो गई कि मौर्य लिखा हुआ है साइड में, मीन्स कि वो बिलोंग करते हैं मौर्यन एम्पायर से। अगर कोई नहीं लिखा है साइड में, फर्स्ट सेकंड लिखा है, तो वो बिलोंग करते हैं गुप्ता एम्पायर से। फर्स्ट वाला जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बात आती है चंद्रगुप्त सेकंड की तो भाई चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है। वही जिसको आपको उज्जैन में भी देखने को मिलेंगे, अगर आप कहीं उज्जैन विजिट करने जाए तो वहां पर इनका मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। अब रीजन बताते हैं कि भाई उज्जैन में ही क्यों देखने को मिलता है, तो उज्जैन में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि अभी तक के हमने गुप्ता एम्पायर की जो कैपिटल है वो देखी थी हमने पाटलिपुत्र में, करेक्ट, हमने पाटलिपुत्र देखी थी, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये सेकंड जो है वो क्या करते हैं कि अपनी कैपिटल को उठा करके शिफ्ट कर देते हैं, सेकंड कैपिटल जो है शिफ्ट नहीं करते, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, कि वो सेकंड कैपिटल बना देते हैं उज्जैन को, ठीक है। अब सेकंड कैपिटल उज्जैन है, इट मीन कि उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है, वर्क होने वाले हैं, वो कहाँ से होंगे, उज्जैन से होंगे, तो वो वहां पर चले जाते हैं, तो इस वजह से, और वहां पे बहुत सारा आर्ट और कल्चर जो है वो भी शुरू हो जाता है। अब यही वो था जिसके टाइम में जो उनकी जो कोर्ट है, जो काउंसिल है, तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, पोएट जो है वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। कालिदास के ऊपर हमने बात की थी, तो कालिदास जो है वो भी यहीं से है, बिलोंग करते थे। फाइहान, ठीक है, जो चाइनीज फॉरेनर था, जो ट्रैवलर था फाइहान, वो इनके टाइम पीरियड में ही इंडिया में उन्होंने विजिट किया था। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं,
ठीक है, ये जो माइनर माइनर से क्वेश्चंस है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ये पूछे जाते हैं। तो फाइहान कब आया था हमारे इंडिया में? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में या चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में इंडिया में उसने विजिट किया था, और इसके डिटेल अकाउंट से भी हमें इस टाइम पीरियड की बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद में इनका जब रीजन चल रहा था, तो इसी दौरान इन्होंने अपने जो एम्पायर है उसको और बिल्ड भी किया, बहुत सारे हाईएस्ट पावर एंड प्रोस्पेरिटी दे करके। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी अटेंड की। तो यहाँ पर यू बात कर ले, गुप्ता एम्पायर के जितने भी रूरल्स थे तो भाई वो सारे शानदार थे, और इस कारण ये एम्पायर जो है वो बनता है गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक जो रूरल है, जो किंग्स है, उसने सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाई है। वो चाहे लिटरेचर के ऊपर बात करे या आर्कियोलॉजी के ऊपर बात करें, तो हर एरिया में इन्होंने अपना बेस्ट ही दिया है, और ये बेस्ट देने के कारण ही ये वाला जो एरा कहलाता है वो गोल्डन एरा कहलाता है। अब यहाँ तक की तो बात हो गई। अब फॉल ऑफ द एम्पायर, कि भाई फॉल क्यों होता है, क्यों खत्म होता है ये एम्पायर, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो अभी तो हम इसके लास्ट जो रूरल है, किंग है, उसके ऊपर पहुंचे नहीं हैं। अब जो चंद्रगुप्त है, ठीक है, सेकेंड, या बात कर ले विक्रमादित्य की, तो उसके बाद में इनका बेटा आता है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद में उनका बेटा आता है स्कंदगुप्त। तो आपको ये लिस्ट जो है, जब भी आपका चैप्टर प्लान हो, जो भी आप नोट्स बनाएंगे, आई थिंक पीपीटी इज सफिशिएंट फॉर योर नोट्स, राइट। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो तो वहां पर आप ना क्या करें, छोटे छोटे टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे टेबल जो डायग्राम्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं आपको चीजों को रिमाइंड करने में। तो आप छोटा सा एक लिस्ट बनाएंगे ना यहाँ पर एक पेज में, आपके पूरा की पूरा जो पीपीटी हम वो एक पेज में फिनिश कर सकते हैं। कैसे? कि आपने श्रीगुप्त से शुरू किया, ठीक है, श्रीगुप्त किया, उसके बाद में आपने चंद्रगुप्त डाला, चंद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर 4 लाइन में, एक एक लाइन में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब बिकॉज हम स्टूडेंट है स्कूल, और हमें हर चीज अकॉर्डिंग टू नंबर मार्किंग जो है उसके हिसाब से करनी होती है। 2 मार्कर है तो आपको 2 के हिसाब से लिखना है। लेकिन ये पेज जो है ये आपका रिवीजन चार्ट होने वाला है। ठीक है, जो रिवाइज करने के लिए ना, कि आप ये कुछ कुछ वर्डों से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त के बारे में मेन मेन डिटेल डाल दी, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में डाल दी, समुद्रगुप्त के बारे में डाल दी। तो ऐसे ही जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आप चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में किसके ऊपर जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है आपका कुमारगुप्त का, और कुमारगुप्त के बाद में आता है आपका स्कंदगुप्त का। ठीक है, तो अब चंद्रगुप्त सेकंड जो है, तब तक के हमारा स्मूथली चल रहा था, बहुत ज्यादा मतलब पावर भी एक्सटेंड हो रहे थे, सारी चीजें अच्छी खासी चल रही थी। पर जैसे ही कुमारगुप्त आता है, कुमारगुप्त के बाद में फिर आते हैं स्कंदगुप्त, तब तक के जो क्या कहना चाहिए, हमारा जो एम्पायर है वो बहुत सारी चीजों को फेस करने लगता है। मतलब थ्रेट ऑफ हुना इन्वेशन। ठीक है, तो हुन कौन होते हैं, मतलब उस टाइम में हुन आ जाते हैं, तो ये बहुत एक्सीलेंट हॉर्समैन होते हैं। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के टाइम में ही ये चीजें जो है वो शुरू हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा जो टफ माहौल है वो क्रिएट हो जाता है, और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते 6th सेंचुरी तक के जो चीजें होती है, तब तक के जो गुप्ता एम्पायर है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आ जाता है। मतलब गुप्त एम्पायर के बाद में आपको क्या पढ़ना है, हुन पढ़ना है। ठीक है, कि हुन आते हैं, उनका आक्रमण होता है। ठीक है, तो वो अब इनके ऊपर क्या करेंगे, इनके ऊपर सक्सीड होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई ऐसी तो चीजें होती है कि एक एम्पायर रहता है, फिर दूसरे एम्पायर का कोई बंदा आएगा, उसे खत्म करेगा, और वो अपना एम्पायर जो है वहां पर बिल्डअप करता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या खत्म होने की कगार पे आता है, गुप्त एम्पायर। ठीक है, अब गुप्त एम्पायर तो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बात करेंगे हम। अब क्योंकि स्कंदगुप्त जो है वो इतना एक्सपर्ट नहीं था उसके ग्रैंडफादर की तरह, कि कोई भी अगर बाहर का आक्रमण आया है, इन्वेशन हुआ है, तो उसके उससे क्या कर रहे, वो डील कर पाए। ठीक है, तो वो सही प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर पाया, और डील नहीं कर पाया तो वहां से जो उसका एम्पायर है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, और इसका एंडिंग पॉइंट आता है 6th सेंचुरी के ऊपर। ठीक है, हमने स्टार्टिंग किया था 3rd सेंचुरी से, 3rd सेंचुरी में हमने कुषाण को खत्म किया था, और कुषाण के बाद में हमारा स्टार्ट हुआ था गुप्ता एम्पायर। और अब बात आती है 6th सेंचुरी की, जहां पर गुप्ता एम्पायर भी खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तो चलो अब हम गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा था। तो एक बात तो क्लियर है कि गुप्ता एम्पायर में सारी चीजें बहुत बेस्ट थी, इसीलिए तो वो गोल्डन एरा बना हुआ था। ठीक है,
तो गुप्ता एम्पायर में जितने भी किंग्स थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने कोई ना कोई अच्छी ना मतलब उस टाइम में कोई ना कोई साउंडिंग टाइटल्स जो है वो चलते ही थे। जैसे मैंने आपको बताया विक्रमादित्य, आपको याद रखना है कि विक्रमादित्य जो टाइटल है वो किसे मिला था, राइट। तो विक्रमादित्य टाइटल जो है वो किसे, चंद्रगुप्त द्वितीय को या तो चंद्रगुप्त सेकंड को मिला था। तो ये जो टाइटल्स होते थे वो किसके रिगार्डिंग होते थे, कि उनकी जो भी पावर्स होती थी, कि वो कितने, हाउ मच दे आर पावरफुल, उनके सब्जेक्ट जो हुआ करते थे उस हिसाब से होते थे, ठीक है। तो मतलब महाराजा धीराज, महाराज, है ना, परम स्वर, परमेश्वर, इस टाइप के जो है बहुत सारे उनको टाइटल्स दिए जाते थे। फिर जो भी सॉरी, अब यहाँ के जितने भी किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, अभी तक के हमने आर्मी के रिगार्डिंग क्या बात की थी, कि आर्मी जितनी भी होती थी तो किसी के पास में भी एक परमानेंट जो आर्मी है वो किसी के पास होती नहीं थी। जब भी कोई वॉर वाली कंडीशन होती है तो उस टाइम में क्या होता था कि एक आर्मी को अरेंज कर लिया जाता था, या वहाँ के जो भी पॉपुलेशन होती थी उनको इनकरेज किया जाता था, कि मतलब वो कहते हैं देश प्रेम भावना, ये भक्ति जागृत की जाती थी, ताकि लोग आगे बढ़ चढ़ के उस आर्मी में पार्टिसिपेट करते थे। और जब वो पार्टिसिपेट करते थे तब उनकी आर्मी क्रिएट होकर के वो किसी भी युद्ध में जाती थी, मतलब एट द टाइम वहां पे डिसाइड होता था। बट गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ कि यहाँ पर परमानेंट जो है वो आर्मी रखनी शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी वो की, जो कि वहां के जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर जो एरिया डिवाइड किए गए थे, राइट, छोटे छोटे मतलब स्टेट्स डिवाइड किए गए थे, तो वहां के जो भी हेड हुआ करते थे तो उसके अंडर में आर्मी रहा करती थी, ठीक है। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो पहले थे जिन्होंने मतलब अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, ठीक है, ऐसा जो टाइटल थे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब आपको यहाँ से एक चीज याद होनी चाहिए कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजाधिराज की जो उपाधि है, ये जो टाइटल है वो लिया हुआ था, और चंद्रगुप्त सेकंड ने लिया था विक्रमादित्य का। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कौन आते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, मतलब वो बड़े हुए हैं। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो हम अपना लॉजिक दौड़ा सकते हैं, राइट, कि चंद्रगुप्त पहले फर्स्ट आए थे, ठीक है, फर्स्ट थे तो वो पहले आए थे, तो पहले आए इट मीन कि वो ज्यादा ग्रैंड हुए, ठीक है, तो वो महान हुए, ग्रेट हुए, तो उन्होंने ये टाइटल लिया, क्योंकि बड़े कोई कहते हैं ना, तो वो थे महाराजा धीराज, ठीक है, सबसे बड़े। फिर उसके बाद में आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड आफ्टर आए थे किसके, चंद्रगुप्त फर्स्ट के, तो वो उनसे छोटे हुए, तो इन्होंने क्या टाइटल लिया, उन्होंने लिया विक्रमादित्य का टाइटल। तो आपका ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, इसे क्लियर करने के लिए। अब हम बात करें कि जो गुप्ता एम्पायर था तो उसमें जो पूरा एम्पायर था, जो प्रोविंसेस थे, तो वो टू टाइप्स में डिवाइडेड किए गए थे, ठीक है, इन टू, ठीक है, मतलब जो भी पूरा एम्पायर था तो उसको पहले प्रोविंस में डाला, देन डिस्ट्रिक्ट एंड किसमें, विलेजेस में, मतलब पूरा की पूरा जो एम्पायर है उसको डिवाइड किया गया प्रोविंस में, देन प्रोविंसेस, देन डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस, इस तरीके से वो रूल करते थे। द गुप्ता रूरल वर वाइज इनफ टू गिव पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑफिशियल एंड द प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट। तो जितने भी इसके ऑफिशियल्स हुआ करते थे तो इनको वो क्या करते थे, मतलब जो भी पावर देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, तो उनके हेड जो है उसको कंट्रोल करते थे। हाँ जी, तो हमें ये बात तो पता है कि यहाँ पर जो भी गुप्ताज रूलर्स थे तो उन्होंने प्रोविंसेस स्टार्ट कर दिए, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। तो इनको रूल कौन करता था, वहाँ के जितने भी वाइजमेंस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो वो ऑफिशियल्स को दे दी थी वहाँ के, ठीक है। अब वो इनको रूल कर रहे हैं। यहाँ पर जो पावर था वो डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका था, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स कि सब लोगों को इक्वली थोड़े थोड़े पावर्स जो है वो डिवाइड कर दिए गए, क्योंकि इकट्ठे एक साथ बर्डन जो है वो किसके ऊपर नहीं पड़ा, जो रूरल है, जो किंग है, उसके ऊपर एक साथ में बर्डन ही नहीं पड़ा कि आपको पूरी कंट्री को लेकर के चलना है, पूरी स्टेट को चलाना है। तो इन्होंने क्या किया, सबको थोड़े थोड़े, जैसे कि एक स्टेट हो गया तो वहां का उसने एक स्पेशल ऑफिशियल रख दिया, देन उसे उसका पावर दे दिया कि आपको ये काम करना है। तो यहाँ पे क्या किया गया, तो इस टाइम में जो विलेजेस हुआ करते थे, प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तो बात कर ली कि वहां पर इन्होंने ऑफिसर रख दिए थे, तो वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल गई। अब बात करते हैं विलेजेस की, तो विलेजेस में क्या होता था कि यहाँ पर जो भी गांव का बड़ा है, बड़ा मुखिया, हेडमैन जो है, जो सीनियर है ना, कहते हैं सरपंच वगैरह, तो उस हेडमैन के पास में इन्होंने क्या कर दी, पावर दे दी, और वो उसको रन करता था, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर के टाइम में वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इन द विलेज हेडमैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन गुप्तास टाइम, क्योंकि उन्होंने उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी हुई थी, ठीक है। वो वहाँ के जितने भी विलेजेस अफेयर्स होते थे वो उसको लीड करता था। गांव में जितने भी हेल्प जो बड़े लोग होते थे, ठीक है, विलेज लीडर्स जो थे वो इसकी मदद करते थे।
या वो पंच परमेश्वर वाला सिद्धांत जो है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं कि जो पंचायत वाला सिस्टम होता है ना, वो कि एक हेड है, वो उसको पूरा गांव को लीड कर रहा है, फिर वहां के जो भी इल्डर्स हुआ करते थे तो वो उनको मदद करते हैं कि पूरे गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाना है, तो इसमें सारे के सारे लोग जो है वहां पर मदद करते थे। ही मैनेज द विलेज अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ विलेज इल्डर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज एंड टाउन इंपॉर्टेंट लोकल सिटीजन वर इन्वॉल्व। अगर फिर हम टाउन्स के ऊपर बात करें तो वहां के जो लोकल सिटीजन थे, ठीक है, जो नॉर्मल थे, जो इंटरेस्टेड थे, जिनके पास में एक्सपीरियंस था, जो नॉलेज थे, तो वो लोग यहाँ पर इनकी मदद किया करते थे। तो द गुप्ता इन्वॉल्व द लोकल पीपल इन द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेनापति, महासेनापति, इस टाइप के बहुत सारे टाइटल्स भी दिए हुए थे कि जो लोकल जनता है। तो यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या हुई कि यहाँ पर लोकल जो पॉपुलेशन है उसे भी मौका दिया गया कि आप वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, आप भी मतलब उस एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे। इट मीन कि आप वो चीजों को फील करेंगे क्योंकि आप लोकल से उठ करके आए हैं, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है वही एक तरीके से चल रहा था। तो इनको टाइटल क्या दिए हुए थे, लाइक कोई सेनापति है, कोई महासेनापति है, ठीक है, मिनिस्टर्स है, तो इस तरीके के टाइटल दिए हुए थे और सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। अब हम बात करते हैं सामंत की। अभी जस्ट एक वर्ड पहले हम लोगों ने पढ़ा था आर्मी वाले एरिया में कि आर्मी में क्या होता था कि एक मतलब आर्मी जो है वो मतलब स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी और वो अंडर होती थी किसके, सामंत की, ठीक है। सामंत कौन, जो वहां का स्पेशली जो लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे तो वो वाले, ठीक है। तो सामंत क्या काम करते थे, वो एक तरीके से इंटरमीडिएट थे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट किसके बीच में थे, जो किंग है, ठीक है, किंग, और जो चाइनीज से जो सिल्क आता था, जो सिल्क उगाने वाले थे, ग्रोविंग सिल्क फ्रॉम द चाइनीज, जो बिजनेस लेकर के आया करते थे, तो इनके और जो किंग्स है वहां के लोकल, इन लोगों के बीच में वो इंटरमीडिएट का काम करता था कि जो भी बिजनेस वाले जो है ना, मतलब ट्रेड और कॉमर्स वाला, तो ये बातें करवाते थे, ठीक है। इसके बाद में रिवेन्यू भी कलेक्ट करने का काम यही करते थे, जो लैंड रेवेन्यू है, अभी मैंने आपको बताया, ऑल्सो असाइन द अथॉरिटी टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यूज, क्योंकि वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट इंसान चाहिए, तो ये काफी अच्छा इंसान हुआ करता था। और वो क्या करता था, दे हैड टू मेंटेन सोल्जर एंड हॉर्स एंड टू प्रोवाइड इक्विपमेंट ऑफ द वॉरफेयर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये आर्मी वाले जो लोग हैं, जो आर्मी है, उसको भी गाइड करता था, उसको अपने अंडर में रखता था। तो ये वही, ठीक है, जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे तो उसको मेंटेन करता था, ताकि जब भी कहीं पे भी वॉरफेयर वगैरह टाइप की कोई प्रॉब्लम आए, कोई वॉर आए, तो ये अपनी जो आर्मी है उसको उठा करके वहां चले कि भैया चलो आप रेडी हो, हमें युद्ध करने के लिए जाना है। अब युद्ध के लिए आपको हॉर्सेस की भी नीड है, तो वो हॉर्स भी मतलब अरेंज करते थे, उसको भी मेंटेन करके रखना है। जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं रिगार्डिंग टू वॉर, राइट, तो इन सारी की जिम्मेदारी किसके पास में हुआ करती थी, वो जिम्मेदारी जो है वो सामंत की होती थी। तो जो सामंत है वो मल्टीटास्किंग है, ठीक है, वो सिंगल कोई एक काम नहीं कर रहा है, वो इंटरमीडिएट बन रहा है किंग और जो चाइनीज है उसके बीच में, जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसके बीच में बन रहा है। वो लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है, वो उसके बाद में आर्मी को भी मेंटेन करके चल रहा है, वो हॉर्सेस को मेंटेन कर रहा है, जितने भी इक्विपमेंट लग रहे हैं उसको भी मेंटेन करके चल रहा है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो गुप्ता एम्पायर का था वो हमारे सामंत हो गए, क्योंकि सामंत ने अगर वहां पर धोखाधड़ी कर दी, लाइक सोल्जर्स के ऊपर धोखाधड़ी कर दी, तो भाई युद्ध तो पूरा ही हार जाएंगे ना। अगर उसने अच्छी क्वालिटी वाले घोड़े, मतलब जो अच्छे रनर्स हो, जो अच्छे ट्रेंड हो, वो हॉर्सेस नहीं रखे तो आप वॉर हार जाएंगे, ठीक है। अगर उन्हें बिजनेस में जो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है वो अच्छे से नहीं अरेंज किया, तो राजा की इकोनॉमी तो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म ही हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी पोस्टें जो थी वो ऐसी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली थी, हेरिडिटी थी, जैसे कि लैंड दंडनायक जो है वहां का वो था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो ऐसे थे कि मैं हूँ, फिर उसके बाद में मेरा बेटा, फिर उसके बाद में उसका बेटा, ऐसे ऑफिसर्स जो है वो हुआ करते थे उस टाइम में। तो ये भाई हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात। अब हम बात करेंगे लाइफ इन द गुप्ता एज की। गुप्ता एज के टाइम में जो लाइफ थी, जो लोकल लाइफ थी, मतलब जो भी हमारा लाइफ स्टाइल था वो क्या हुआ करता था, ठीक है। तो जो फायहान था जब वो इंडिया आया था, राइट, इंडिया किसके टाइम में आया था, हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा हुआ था, समुद्रगुप्त वाले। तो वहां पर जब चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट, हाँ जी, सॉरी मैंने चंद्रगुप्त सेकेंड जो है उस टाइम में फायहान जो है वो आते हैं, तो वो इंडिया में
में 6 साल जो है वो स्पेंड करते हैं, और वो 6 साल जो है वो गुप्ता किंगडम के होते हैं। मतलब जब गुप्ता पीरियड चल रहा था तो 6 साल फाहियान यहाँ पर आकर के रहता है। तो अब वो आके रह रहा है, इट मीन कि वो यहाँ की रग रग से वाकिफ हो चुका है, तो चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो जितना भी डिस्क्रिप्शन मिलता है, इंफॉर्मेशन है, तो उसके जो अकाउंट है वहीं से हमने लिया है, ठीक है। तो वो ये बताता है कि वहाँ की जो सिटीज है वो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉस्पिरियस थी, वहाँ पे बहुत ज्यादा रिच लोग रहते हैं। यहाँ की जो सिटीज हुआ करती थी वहाँ पर बहुत मतलब जो भी सिटीज है, मतलब गुप्ता एम्पायर में जितनी सिटीज है वो बहुत रिच है, वहाँ के लोग रिच है और वो काफी डेवलप्ड भी है, ठीक है। उसने ये देखा कि यहाँ पर जो इंटायर किंगडम है वो बहुत शांतिपूर्ण है, ठीक है, मतलब जो शांत वातावरण है वो है। देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। वो ये भी कहता है कि यहाँ पर मतलब शांति तो है ही है, मतलब बहुत ज्यादा भगदड़ और शोर शराबा नहीं है, यहाँ के लोग भाईचारे के साथ में रहते हैं, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, हर किसी के लिए जस्टिस है। ऐसा नहीं है कि जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए जस्टिस है, अपर क्लासेस वालों के लिए नहीं है। वो ये बताता है कि यहाँ पर मतलब सब लोगों के लिए जस्टिस अवेलेबल था। जब सारी चीजें स्मूथली चल रही है, इट मीन कि यहाँ के जो लोग हैं वो हैप्पी भी होंगे, ठीक है। ही फाउंड द पीपल कंटेंट एंड हैप्पी। अकॉर्डिंग टू फाइहान द गुप्ता किंग्स वर सपोर्टर्स ऑफ लर्निंग आर्ट्स, ठीक है। और गुप्ता किंगडम जो था, जो भी जिस भी टाइप के आर्ट्स हुआ करते थे तो उनको ये सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी टाइप के आए, क्योंकि हम लोग देखेंगे ना, जब हम लोग लिटरेचर्स वगैरह देखा, हम लोगों ने क्या प्रशस्ति देखी, तो भाई इतनी बड़ी प्रशस्ति खड़ी करने के लिए कोई भी किंगडम परमिशन नहीं देता, तो वहां से हमें आर्ट देखने को मिलता है। अजंता के पेंटिंग्स में हमें वहां के आर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जितने भी यहाँ के किंग्स हुआ करते थे तो सभी के सभी सपोर्टर्स थे, इसलिए ही हमने उसको गोल्डन एरा नहीं कहा है, ऐसे ही नहीं कह दिया। अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसके बारे में, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो उसकी इकोनॉमी लाइफ जो है वही होती है, कि अगर आपके किंग के पास इकोनॉमिक कोई सोर्स नहीं है तो वहां पर पूरी जो स्टेट है वो भाई कैसे चलने वाली है। तो गुप्ता एम्पायर की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई इन्होंने एकदम लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है वो प्रोड्यूस किए थे एंशियंट हिस्ट्री में। अगर आप एंशियंट इंडिया में बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आगे, हालांकि आप कहेंगे कि मैम कुषाण में भी तो आपने यही बात कही थी, हाँ जी, लेकिन अब मैं फिर से यही बात कह रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन जो है वो रिलीज किए गए थे या प्रोड्यूस किए गए थे, और जो मतलब दिस इंडिकेट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर, राइट। अब गुप्ता एम्पायर का जो मतलब ट्रेड वाला सेक्टर था, अभी तक के किसके साथ में था, रोमन के साथ में ही था, तो अभी भी रोमन्स के साथ में ही चलेगा। जैसे कि आपने सातवाहन में पढ़ा, कुषाण में पढ़ा, चोल है ना, चोल वगैरह में भी पढ़ा था आपने कि ये इनका जो ट्रेड है वो आता है रोमन एम्पायर के साथ में। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है कि ये जो है रोमन जो एम्पायर है इसके साथ में इनका ट्रेड रहता है। ये उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं सिल्क, ठीक है, सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन लास्ट तक के जो एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड है तब तक के इनका जो ट्रेड है वो खत्म हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि जो रोमन एम्पायर है वो चाइनीज से सिल्क बनाना सीख चुके थे, ठीक है। जब तक कि उन्हें सिल्क बनाना नहीं आता था तब तक के वो हमारे यहाँ से लेके जाते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिल्क ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, वो सीख चुके थे टेक्निक को, जो लर्न द आर्ट ऑफ द ग्रोइंग सिल्क फ्रॉम द चाइनीज है वो सीख चुके थे, उन्होंने चाइनीज से सीख लिया, तो उन्होंने हमारे साथ में ट्रेड करना बंद कर दिया। यहीं पर हमारा जो बिजनेस है उससे खत्म हो जाता है, तो अब कि हमारे पास इकोनॉमी जो है वहां से मिल जाती थी। अब हम बात करते हैं सोशल लाइफ के ऊपर, तो भाई सोशल लाइफ जो है यहाँ पर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक के हमने सारी चीजें गुप्ता एम्पायर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक यहाँ के सबसे बड़ा जो टफेस्ट फेज है वो दिखाती हूँ। आपने नाम सुना होगा सती प्रथा का, ठीक है। तो सती प्रथा यहीं से शुरू होती है। जब तक कि मैं बात करूं सती प्रथा के ऊपर, उसके पहले हम यहाँ के बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात कर ले। और वो पॉइंट ये थे कि हमें सभी को पता है कि हमारे यहाँ 4 कास्ट होती है, ठीक है। कास्ट एक्चुअली नहीं थी, कास्ट नहीं थी, हमारे यहाँ पे जो भी कास्ट रखे गए थे वो डिपेंड करते थे हमारे ऑक्यूपेशन के ऊपर, ठीक है। डिपेंड करता था कि आप काम क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर आप क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, इसके हिसाब से आपको पुकारा जाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया और जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, और इन गुप्ताज या ड्यूरिंग द गुप्ताज तो कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि तब तक के क्या हुआ, गुप्ता सिस्टम तक के जब गुप्ताज चल रहे थे, बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो एज अ सब कास्ट जो है वो क्रिएट हो गए, ठीक है। मतलब उनका उदय हो गया, बहुत सारी सब कास्ट आ गई, और सब कास्ट आ गई इट मीन
कि क्यों आ गई, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो नंबर ऑफ फॉरेनर्स जो है वो आ चुके थे, हमने उनकी जो पॉलिसीज है वो अडॉप्ट करनी शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे लोग क्रिएट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे जो लोएस्ट सेक्शन था, ठीक है, हिंदू सोसाइटी में अगर हम सबसे लोएस्ट सेक्शन के ऊपर बात करते हैं तो बात है चंडाल्स। ठीक है, अब चंडाल कौन थे ये तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो लेकिन चंडाल मतलब जो शूद्र जो कास्ट थी वहां से बिलोंग करते थे, और इन्होंने जैसे कि फाइहान ने बहुत सारे अकाउंट्स लिखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फाइहान बताते हैं कि जो चंडाल हुआ करते थे वो गाँव के बाहर रहते थे। ठीक है, उन्हें गाँव के अंदर रहने की परमिशन नहीं थी, वो गाँव के बाहर मतलब जो विलेज है ना, तो उसकी जो बाउंड्री है उसके बाहर ही इन्हें रखा जाता था। ये आपका पूरा गांव है, उसकी बाउंड्री के बाहर रहते थे। अगर बाई चांस से कभी अंदर गांव में एंटर हो गए तो यहाँ के लोग क्या करते थे, इन्हें पत्थर मार के भगा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि लोग इन्हें टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब उस वक्त अनटचेबिलिटी जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी थी। अनटचेबिलिटी यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी, जो कि आप आर्टिकल 17 में पढ़ने वाले हो, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इन पॉलिटी। क्लियर? तो यहाँ से मैं आपका आर्टिकल्स भी बताते जा रही हूँ। तो यहाँ पे हो गया था, चांडाल जो है तो ये गांव के बाहर रहा करते थे, और जब हुआ करते थे गांव में तो उन्हें पत्थर मार के भगा दिया जाता था, ऐसा बताते हैं फाइहान। ठीक है, अब ये क्यों भगाते थे? ताकि ये लोग है जो यहाँ से गांव से निकल जाए और इन्हें धोखे से भी इन्हें टच नहीं करना पड़े। ठीक है, इन्हें अनटचेबल पीपल्स माना जाता था उस टाइम में। यहाँ से जो वुमेन की लाइफ है सॉरी, वो स्ट्रिक्ट मतलब जो है, मतलब वुमेन्स के लिए थोड़ा सा रहना जो है वो टफ हो चुका था गुप्ता एम्पायर में। तो यहाँ पर जो भी गुप्ता एम्पायर में जो भी वुमेन्स थी, तो उसने कोई भी फ्रीडम या कोई भी इंडिपेंडेंस जो है मतलब वो इंजॉय नहीं की। ठीक है, क्वींस ऑफ गुप्ता एम्पायर नॉट जो वुमेन्स थी, तो उन्होंने यहाँ की ना इकोनॉमिक और ना सोशल इंडिपेंडेंस जो है वो इंजॉय ही नहीं की थी। ठीक है, वो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रहेंगी, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, उनकी जो लाइफ है वो रिस्ट्रिक्टेड थी, वो मतलब कोई भी टाइप की मीटिंग जो होती थी, जो एम्पायर होता है उसमें मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, उन्हें घर में ही रहना है। ठीक है, जो भी हस्बैंड के द्वारा जो भी रूल्स होते थे, मतलब वो किसके बिहाफ पे रहती थी, एक तो हस्बैंड, हस्बैंड के बाद में कौन, सन आ जाता है। पहले वो डिपेंड करती थी उनके फादर पे, शादी हो गई तो हस्बैंड के ऊपर, और हस्बैंड हटा तो उसके बाद में किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो अपने सन के ऊपर। और उस टाइम में मैंने भी आपको एक नाम दिया था, सती प्रथा। ठीक है, तो सती प्रथा ये होती थी कि जब भी कोई हस्बैंड खत्म होता है किसी लेडी का, तो उसके हस्बैंड के साथ में जो उसका फ्रूनल हुआ करता था, जो आग की चिता के ऊपर उसको लिटा करके जलाया जाता है डेड बॉडीज को, तो वहां पर उसके साथ में वो जिंदा वाइफ को भी जला दिया जाता था। ठीक है, कड़वा है लेकिन सत्य है, हमारे इंडिया का ये सबसे टफेस्ट फेज जो है वो है। ठीक है, रहा गया, शुक्र है उन लोगों का जिन्होंने इसको हटाने में काफी मदद की। ठीक है, तो सती प्रथा में ये हुआ करता था कि जो भी है तो उसके फ्यूनरल में उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था जिंदा। ठीक है, अगर आप कोई जिंदा जलाए तो वो क्राइम होता था, लेकिन उस टाइम में जबरदस्ती की जाती थी। ठीक है, अगर वो लेडी नहीं जाना चाहती है, वहां से डर रही है, तो उसे ड्रिंक कराया जाता था, उसे अल्कोहल पिलाया जाता था। ठीक है, किसी भी टाइप का जो भी नशा है वो कराएंगे, ताकि उससे वो उसका जो सबकॉन्शियस है या जो उस कॉन्शियस स्टेट में ही नहीं रहती है वो। ठीक है, तो उस दौरान उसको जबरदस्ती बेहोशी की हालत में उठा करके उसके पति के साथ ही उसी चिता पे उसका भी दहन कर दिया जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो विडोज हुआ करती थी तो उनके लिए लाइफ थोड़ी टफ हुआ करती थी। ठीक है, विडो को घर से निकाल दिया जाएगा, वो अनटचेबल वाली सोसाइटी में आ जाती है कि उसके कोई भी जो भी कस्टम्स है, जो रिचुअल्स है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, उनको परमिशन नहीं हुआ करती थी। तो इन सब से रोकने के लिए उसे भी उनके साथ में मरना ही पड़ता था। अगर आप बात करें कि सबसे मेजर रीजन क्या है कि जो वुमेन है उसकी बैकवर्डनेस का, ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई फाइहन ये बताते हैं कि वहां पर उनके जो लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट जो है, इसकी वजह से उस मतलब उनकी ये दशा थी। ठीक है, वुमेन्स की, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में हमेशा पितृ प्रधान देश रहा है, मतलब जो मेल है उन्हीं का राज चला हुआ है, तो उसने कभी वुमेन को आगे आने ही नहीं दिया। ठीक है, मतलब उस टाइम तो वुमेन्स ऐसी थी कि भाई एक बार ऊंची आवाज में बात करी तो डर के रह जाए। तो सेम चीजें वहां पर भी हुआ करती थी, क्योंकि वुमेन के पास अपनी कोई खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, पहले फादर के घर में, देन हस्बैंड के घर में, तो खुद का कुछ रहता ही नहीं था। उसके बाद में जब उसकी शादी की जाती थी तो वो मायके से कुछ गिफ्ट्स लेकर के जाया करती थी, जैसे ज्वेलरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया एक्सेट्रा।
ठीक है। और उसको उस टाइम कहा जाता था, जो प्रॉपर्टी वो अपने साथ में लेकर के जाती थी उसे कहा जाता था स्त्री धन, जो भी उसका अपना नहीं हुआ करता था। ठीक है, मायके से गया, ससुराल वालों को मिल गया, तो यही हुआ करता था स्त्री धन। तो आप उस टाइम की वुमेन्स की कंडीशन समझ सकते हो, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अगर आप बात करें रिलीजन की, उस टाइम में रिलीजन क्या था, तो भाई जो गुप्ता पीरियड था, तो अभी तक के हम लोगों ने इसके पहले मौर्यन में बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर भी बात कर ली थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज होती है कि जो गुप्ता एम्पायर है ना, तो वो हिंदुइज्म जो है उसी को फॉलो करता है। ठीक है, हिंदुइज्म में ही उसने किया, वो विष्णु की पूजा करते थे, वो शिव की पूजा करते थे। उन्होंने बुद्धिज्म को उतना ज्यादा फॉलो नहीं किया। हाँ, हालांकि जो है डोनेशंस वगैरह वो जाया करते थे। अब गुप्ता पीरियड की अगर आप आर्किटेक्चर्स के ऊपर बात कर ले, तो हमें वो इंडिकेट करते हैं, जितने भी आप गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर्स देखोगे तो वो बहुत शानदार शानदार मंदिर होंगे, मंदिरों के अलग अलग टाइप्स होंगे, तो ये सारी चीजों को एक बताता है वो। ठीक है। देन जो गुप्ता पीरियड है, उन्होंने दो भगवानों की बहुत ज्यादा पूजा की, किसकी? विष्णु जी की और शिव भगवान की। ठीक है, महादेव की, इनकी बहुत ज्यादा पूजा की। इन्होंने अगर कहीं पे मंदिर बन रहा है तो उनको इनकरेज भी किया, किसके द्वारा? उन्होंने उनको डोनेशन दिया। जो कंस्ट्रक्शन होते थे टेम्पल के, तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन दे करके उस चीज को इनकरेज किया करते थे। ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात है कि इन लोगों ने किसी और अदर रिलीजन को फॉलो तो नहीं किया, लेकिन इसके बाद ये नहीं है कि उन्होंने किसी और को टॉलरेट किया हो या उसकी इंसल्ट की। इन्होंने जो बाकी बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उसकी भी रिस्पेक्ट की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, वो भी रिस्पेक्टेड थे, उनको हरेज नहीं किया, उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं किया। हाँ, हालांकि मानते तो विष्णु को और शिव को ही थे, हिंदुइज्म को ही फॉलो करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी अदर रिलीजन्स है उनको ये हर्ट करे, उनके अगेंस्ट कोई काम करे। उन्होंने उसको भी उतना ही, मतलब उन्हें उन्हें फॉलो नहीं किया, तो उसको हेट भी नहीं किया। ठीक है, सपोर्ट किया नॉर्मली, जिस तौर पे वो कर सकते थे। अब मुझे ना, मतलब मेरा जो फेवरेट आर्किटेक्चर है वो फ्रॉम ए गुप्ता पीरियड। ठीक है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग्स है वो बहुत शानदार दिखाई देती है। मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, जो गुप्ता पीरियड में जो भी आर्ट और कल्चर था उसके बारे में। तो गुप्ता पीरियड जो है उसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट पीरियड। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? क्योंकि इस टाइम में हमारे पास जो गुप्ताज है, उन्होंने हमें बहुत ऐसी अच्छी अच्छी मेमोरीज, अच्छी अच्छी चीजें दी है, जिसकी वजह से हम उन्हें गोल्डन एज कह सकते हैं, मतलब ये गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। अब क्यों, इसका रीजन आपको धीरे धीरे आगे मिलेगा। हालांकि हम इकोनॉमी की फील्ड में हम इसे गोल्डन एरा नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम तक के आते आते बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे जिन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो खो चुके थे। ठीक है, लॉस देयर इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वी कांट से कि ये इकोनॉमी की फील्ड में गोल्डन एज हो सकती है। इवन जो ट्रेड है उसकी फील्ड में भी आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेड भी है गुप्ता पीरियड के एंड होते होते तक के जो रोमन एम्पायर के साथ में जो हमारा ट्रेड था वो खत्म हो गया। अब वो खत्म क्यों हुआ? क्योंकि रोमन एम्पायर जो है वो ऑलरेडी सीख चुका था चाइनीज से कि कैसे सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर का ट्रेड उनके साथ में इसीलिए था ताकि वो सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। अब उनको मतलब उसमें महारत हासिल कर ली है, वो उसका सीख चुके हैं कि कैसे सिल्क प्रोड्यूस करना है, तो भाई उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन लेकिन आर्ट और स्पेशली लिटरेचर के मामले में जो गोल्डन एज है वो गुप्ता एज को ही हम गोल्डन एज कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम में यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इन सब ने आर्ट को बहुत ज्यादा मतलब क्या किया, सपोर्ट किया आर्ट और लिटरेचर को, क्योंकि ये खुद भी आर्ट और लिटरेचर के बहुत बड़े मतलब ज्ञाता थे। इन्होंने उसको सपोर्ट भी किया। इनके टाइम में बहुत सारी चीजें भी हुई, जैसे समुद्रगुप्त ने अपने जो कॉइन्स बनाए थे तो उसमें प्लेइंग वीणा बताया है। ठीक है, मतलब वीणा बजाते हुए उसने अपने आप को बताया, इस कॉइन्स प्लेइंग ऑफ द वीणा। एंड जो चंद्रगुप्त थे उनके जो कोट थे उसमें 9 रत्न थे। ठीक है, अब ये 9 रत्न कौन है? 9 जेम्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग, बहुत ज्यादा परफेक्ट, है ना, सुपर इंटेलिजेंट जो कहते हैं ना, वो सारे लोग इसके कोट में थे, जिसमें कालिदास भी थे। और कालिदास ने क्या क्या लिखा है ये अभी हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। अगर हम आर्किटेक्चर के ऊपर बात करें तो भाई गुप्तन पीरियड जो है वहां पर आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिस्ड हुआ। ठीक है, आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ड अंडर द गुप्ता पीरियड। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए। ठीक है, आप झांसी में देख ले, आप कानपुर में देख ले, तो हर जगह आपको यहाँ के जो टेम्पल्स है उसमें कोई ना कोई स्पेशलिटी भी मिलेंगी। ऐसा नहीं कि चार दीवारें खड़ी कर दी और टेम्पल बन गया। ठीक है, यहाँ के टेम्पल्स में बहुत ज्यादा स्पेशलिटीज थी, वो जिस चीज को फॉलो करते थे वो चीज भी यहाँ पर उन्होंने ऐड की।
जो भी भगवानों को ये पूजा पाठ करते थे, तो उसके साथ में जैसे ये लोग विष्णु को पूछते थे, शिव को पूछते थे, तो इन्होंने उन सारी चीजों को वहां पर बताया भी है अपने टेम्पल्स के थ्रू। ठीक है, गुप्ता पीरियड जो है उसमें सिर्फ ये मतलब हमें पता है कि इन्होंने सिर्फ हिंदुज्म को फॉलो नहीं किया, इन्होंने बुद्धिज्म को भी मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्हें बढ़ने से रोका भी नहीं था। ठीक है, अगर आप मथुरा में जाकर के बात करेंगे तो गुप्तन पीरियड में वहां पर बहुत बड़ी इमेज में मिलेंगी, ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ बुद्धा वर मेड एट सारनाथ एंड मथुरा, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स मिलेंगी। आप अजंता में पेंटिंग्स देखेंगे तो बुद्धिज्म की वो जो बुद्धिस्ट है ना आर्ट, उसमें पूरी की पूरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको मिलेंगी, जो वहाँ के बुद्धिज्म बुद्ध के पूरे जीवन को प्रदर्शित कर रही है, पूरी लाइफ को शो करती है उनकी पेंटिंग्स। ठीक है, इस दौरान बहुत सारे क्राफ्टमैन भी है, वो भी हुए जिन्होंने ब्रॉन्ज और आयरन के ऊपर काम किया। ठीक है, बहुत सारे ब्रॉन्ज जो है, सेवरल ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ बुद्धा बिगेन टू बी मेड इन द गुप्तन पीरियड की जो ब्रॉन्ज इमेजेस होती है, मतलब इस टाइम से जो है बुद्ध के इमेजेस बनना शुरू हुए। अभी तक के हम किसके ऊपर बुद्ध को फॉलो कर रहे थे, हम सिर्फ कुछ कुछ क्या सिंबल्स के ऊपर थ्रो कर रहे थे। ठीक है, मतलब बिना किसी मूर्ति के कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से मूर्तियां बननी शुरू हो गई, इमेजेस बननी शुरू हो जाती है गुप्ता पीरियड से, तो इसलिए हम इसको गोल्डन एज भी कहते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, आगे और देखेंगे तो बहुत सारे आर्ट और आर्किटेक्चर में जो गुप्ता पीरियड है उसने बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स दिए, बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर्स दिए, और वो सारी चीजें बनती है। ठीक है, उन्होंने विष्णु भगवान को भी देखा, शिव को भी देखा, तो इन्होंने बुद्धिज्म में भी बहुत सारी चीजें देखी। ठीक है, सिर्फ हम अगर यहाँ की बात ना करें तो सारनाथ में भी जब जाएंगे तो आपको वहां पर वो चीजें देखने को मिलेंगी, मथुरा में देखने को मिलेंगी। अजंता की पेंटिंग भी बुद्ध की लाइफ को शो करती है, बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी। सेवरल ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ द बुद्धा, मतलब यहाँ से जो आयरन जो ब्रॉन्ज इमेजेस है वो भी बननी शुरू हो चुकी थी इन गुप्ता पीरियड। ठीक है, अब हम अगर बात करें लिटरेचर में कैसे गोल्डन पीरियड है, तो भाई आपको याद होगा मैंने अभी अभी आपको बताया है कि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय केस में या चंद्रगुप्त सेकंड से बिलोंग करते थे, और यहाँ पे मतलब जो गोल्डन पीरियड मतलब गुप्ता पीरियड है वो बहुत रिच लिटरेचर हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे पोएम्स बनी, बहुत सारे ड्रामा बने संस्कृत में, कंपोज्ड हुए। ठीक है, बहुत सारे पोइट्स रहा करते थे, कालिदास जिसको हमने देखा, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में था, उसने मेघदूतम लिखी, रघुवंशम लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट 100 जो वर्क है लिटरेचर वर्क्स है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम जिसको आप महाकाव्य भी कहते हैं, हिंदी में जाकर के आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें लिटरेचर में भी मिली। ना सिर्फ यहाँ पे अब पंचतंत्र की स्टोरीज पढ़ते हैं, बचपन से हम पंचतंत्र की स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं, तो वो पंचतंत्र की स्टोरीज भी यहीं से बिलोंग करती है गुप्ता पीरियड की। ठीक है, यहाँ से जो इंडियन राइटिंग है उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया गया यूरोपियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी, तो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ था, अभी तक हमारे पास में संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी, तो इन चीजों को कन्वर्ट करना भी शुरू कर दिया ताकि जो बाकी के लोग हैं उन वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो भाई लिटरेचर में भी जो है गुप्ता पीरियड वो गोल्डन पीरियड रह चुका था। अगर आप बात करें साइंस एंड टेक की, तो अभी तक के हमने साइंस और टेक के ऊपर तो बात ही नहीं की थी, लेकिन भाई गुप्ता पीरियड में हम इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि यही वो गुप्त पीरियड है जहां से हमें आर्यभट्ट मिले, वराहमिहिर मिले, कालिदास तो मिल ही गए। ठीक है, तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम दे दी। अब आर्यभट्ट को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, किसी को ये नहीं पता है कि मुर्गी पहले आया या अंडा, लेकिन हमें पता है शून्य की खोज जो है वो गुप्ता पीरियड से होती है, जो कौन करता है, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये दो मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर थे उस टाइम के। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो है वो एस्ट्रोनॉमर तो थे ही थे, मैथमेटिशियन भी थे, तो इन्होंने अपने मैथमेटिशियन कैलकुलेशन के बिहाफ पे ये बताया कि भाई पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, वो सन के अराउंड जो है वो मूव करती है, घूमती है, वो उसके फेरे लगाती है। ठीक है, जो कि हम सोलर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन ज्योग्राफी। तो भाई वो कॉन्सेप्ट किसने दिया, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जो देते हैं कि ये जो सन है, जो अर्थ है, वो इस शेप में है, ना कि वो टोटली राउंड शेप में है, और वो सन के अराउंड जो है अपने एक्सिस के ऊपर राउंड लगाती है। ठीक है, मूव करती है, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, ही मेड द यूनिक डिस्कवरी ऑन द बेसिस ऑफ हिज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसने ये भी जो स्क्लिप्स होते हैं, है ना, वो भी इन्होंने बताया, लूनर और सोनल, उसको भी इन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने प्लेनेट की पोजीशंस भी बताई। यह सोलर सिस्टम जो आप पढ़ रहे हो तो आप बोल सकते हो कि इसको किसने एक्सप्लेन किया, आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन किया है। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिपेंड है, जिसको कहते हैं आर्यभट्टम। ठीक है, तो ये
ये किसकी बुक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक बुक जो है, इतनी सारी बुक्स इसमें पढ़ रहे हैं, इतने सारे आप क्या साइंटिस्ट को देख रहे हो, इतने सारे राइटर्स को देख रहे हो, तो चीज़ें याद होनी चाहिए, ना सिर्फ अभी सिलेबस के लिए याद हो, इवन हमारे लाइफ टाइम सिलेबस के लिए भी याद होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए जीरो कहाँ से आया, प्लेनेट के बारे में हमें किसने इन्फॉर्मेशन दी, तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, हमें नॉलेज इसका होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स की फील्ड में जो है, इसमें मतलब एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में तो भैया आर्यभट्ट ने बता दिया, मैथमेटिक्स की फील्ड में भी इन्होंने हमें जीरो दिया, ठीक है, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज नोन एंड इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाय आर्यभट्ट, ठीक है, इसके पहले हमें नहीं पता था, अगर अब हमारे पास जीरो नहीं होता तो हम इसके आगे इतनी सारे नंबर्स नहीं बना पाते, है ना। तो जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने, और इन्होंने ही हमें किसके बारे में बताया, डेसिमल सिस्टम्स के ऊपर भी इन्होंने ही एक्सप्लेनेशन दिया। अगर हम बात करें वराहमिहिर के ऊपर, तो ये भी एक अनादर फेमस एस्ट्रोनॉलजर थे जिन्होंने बृहद संहिता लिखी, और इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उसका भी चक्कर लगाने के लिए एक उसका उपग्रह होता है, ठीक है, तो वो कौन है, अर्थ का मून, ठीक है, जिस तरीके से अर्थ जो है वो किसके राउंड लगा रहा है, अपने एक्सिस के ऊपर, सन के, ठीक है, सन के राउंड लगा रहा है, उसी तरीके से जो मून है वो भी अपने एक्सिस के ऊपर पृथ्वी के या अर्थ के राउंड लगा रहा है। He stated that the moon revolved round the earth and the earth revolves round the sun. ठीक है, आर्यभट्ट ने सोलर सिस्टम बता दिया, थोड़ा और डीप में जाके वराहमिहिर भी इसकी गुत्थी जो है वो और सुलझाते हैं। सेपरेटली जब हम एक एक पर्टिकुलर जो पर्सन है, ये जो ग्रेट पर्सनालिटीज है उसके ऊपर बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, वो सीरीज भी आपके लिए जल्दी ही आने वाली है। तो आई होप आपको अब तक ये तो पता चल गया होगा कि क्यों हमने गुप्ता पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहा है, ये एंशिएंट इंडिया कहा है, ठीक है, वो मेरे इसमें बार बार हिस्ट्री आ जाता है। ओके, इतनी सारी चीजें गुप्ता पीरियड से हमें मिली, हमें कालिदास जैसी महान शख्सियत मिली, हमें आर्यभट्ट मिले, वराहमिहिर मिले, इनके जो इन्वेंशंस होते थे, इनके जो भी खोजें हुई है, इन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट लाए हैं, तो ये सारी चीज़ों से हम फैमिलियर हुए हैं, ठीक है, इन्होंने इतना अच्छा अच्छा आर्किटेक्चर दिया है, आर्ट दिए हैं, लिटरेचर्स दिए हैं, दैट्स वाई हमने गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा है, ठीक है। जिस तरीके से आपने गोल्डन एज का फर्क समझ लिया कि क्यों कहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा की पूरा लेक्चर चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आर्यभट्ट तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल टीचर बन के कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ।